नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम रेकी की बात कर रहे हैं, रेकी लेवल 1 के फर्स्ट डे जैसे पूरा हो चुका है और आप लोगों को दिया जा चुका है वीडियोस, तो आप उसे देख सकते हैं। और अब आज हम बात कर रहे हैं रेकी लेवल 1 की, उसमें डे 2। आज हमारा डे 2 है। तो उसमें दोस्तों हम जानते हैं कि हम रेकी के बारे में बात कर रहे हैं कि रेकी हमारी कैसे चिकित्सा करती है, इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। और हम इसके हिस्ट्री के बारे में कल जानेंगे कि ये कैसे शुरुआत हुई और कैसे यूज़फुल हुई, कैसे लोगों को लगा कि कैसे जिन्होंने इनको रीडेवलप किया, तो कैसे उनको पता चला कि इस किस तरह से इसकी हीलिंग देगा, वो सिंबल्स कैसे डेवलप हुए। तो इस इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में हम कल जानेंगे। जैसे दोस्तों हमने बात किया कि जो साइंस है वो ये मानता है कि जो हमारा शरीर है वो केवल हड्डी और मांस का नहीं बना हुआ है, बल्कि एनर्जी का बना हुआ है। हड्डी मांस का भी है, पर एनर्जी जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कोई भी वस्तु जो हमें आँखों से दिखती है, चाहे वो दीवार हो, चेयर हो, जैसे हमारा हाथ है, तो जैसे बाइस्कोप होता है, जब हम उनसे इन चीज़ों को देखते हैं, तो जब हम ज़ूम करते जाते हैं तो अंत में केवल एनर्जी और एनर्जी ही बचती है। साइंटिस्ट ने इस बात को देखा है, समझा है और हमें बताया है कि जो हमारे जगत में हर वस्तु की जो एनर्जी है वो समझ लीजिए कि कितनी होती है, 99.999% होती है। और जो स्थूलता होती है हर वस्तु की, जो हमें आँखों से दिखाई पड़ रही है कि कितनी हमें वस्तुएँ स्थूल लग रही हैं, ये चेयर है, ये टेबल है, ये दीवारें हैं, ये शरीर है, जानवर हैं, हर चीज़ जैसे एसी है, फ़ैन है, हर चीज़ हमें कितनी स्थूल लगती है, छूते हैं तो कोई ठोस चीज़ होती है तो छूने में वो ठोस लगती है, कोई सॉफ्ट होती है तो वो छूने में, टच करके हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू जानते हैं कि वो सॉफ्ट है या फिर कई बार आप चीज़ें दूर से देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो ठोस है या सॉफ्ट है। जब हम इसे टच करके देखते हैं, अपने हाथों से छूने की कोशिश करते हैं और हाथों से छू के उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बाज़ार में कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़े में भी आप देखेंगे कि देखने से इतना समझ नहीं आता, फिर हम उसे टच करते हैं तो उसका रूखापन, उसकी सॉफ्टनेस, ये सब हमें समझ में आती है, उसका एनर्जी लेवल हमें समझ में आता है। कहाँ समझ में आता है? छूते तो हम यहाँ हैं, समझ में हमें यहाँ आता है। तो दोस्तों इस तरह से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब इस पर रिसर्च किया, पाया कि हर एक वस्तु की जो एनर्जी लेवल होती है वो 99.999% होती है और जिसकी उसकी स्थूलता होती है वो पॉइंट ज़ीरो जी वो 0.00001% होती है। तो स्थूलता हमारी इतनी होती है। तो अब आप ये सोचिए कि जब हर चीज़ एनर्जी से ज़्यादा बनी हुई है, स्थूलता की मात्रा उसमें कम है और एनर्जी की मात्रा ज़्यादा है, तो ज़रूर हमें हीलिंग, फिर एनर्जी के लेवल पर अगर हमें हीलिंग मिलेगी तो हम जल्दी ठीक हो पाएँगे, और हमें अगर हीलिंग स्थूलता के रूप में मिलेगी तो हम जल्दी ठीक नहीं हो पाएँगे। तो दोस्तों आजकल यही हो रहा है, जैसे कई बार हमें बीमारियाँ हो जाती हैं, वो पकड़ में हमारे नहीं आती। जैसे डॉक्टर्स उसे टेस्ट वगैरह कराते हैं, पर वो टेस्ट में भी निकल कर नहीं आ पा रहा है, और कई बार तो आता है तो देर हो जाती है। तो इस तरीके से जो है हम इन चीज़ों को जान पाते हैं कि कैसे ये हमें जो स्थूल दिखने वाली चीज़ें हैं, जो हमें इतनी स्थूल लगती हैं, वो कितनी स्थूल हैं और कितनी सूक्ष्म हैं। तो जो ये रेकी है वो हमें हेल्प करता है। जैसे वस्तुएं हैं उनको भी हम चार्ज कर सकते हैं, ये दीवारों को चार्ज कर सकते हैं, अपने हाउस को चार्ज कर सकते हैं। क्या होता है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी होती ही होती है थॉट्स के रूप में, क्योंकि क्लैशेस होते ही हैं। हम एक घर में 4 जने भी रहते हैं ना तो किसी न किसी बात को लेकर हमारे क्लैशेस होते ही हैं, या किसी ने हमें कुछ बोल के हर्ट कर दिया। जैसे सुबह-सुबह हम उठे, खाना बनाए, सब कुछ कर रहे हैं, जैसे लेडीज़ की बात कर रहे हैं, और कुछ भी कमी हो गई, हो सकता है कि जल्दी-जल्दी में कि हस्बैंड या बच्चे घर से जाने वाले हैं और जल्दी-जल्दी में हमने खाना बनाया और हम नमक ही डालना भूल गए। तो ऐसे में पता है कि कितना कलह कलेश हो जाता है घर में। कलह कलेश उस समय इसलिए ज़्यादा नहीं होता क्योंकि बच्चों को भी जाना है,
हस्बैंड को भी जाना है, लेकिन वो एक लाइन और खुद को कितना रिग्रेट होता है कि अरे यार हम नमक डालना भूल गए। वो तो चलिए ठीक है, नमक डालना भूल गए, तब हमारा माइंड ऑफ स्टेट खराब नहीं होता। माइंड ऑफ स्टेट हमारा तब खराब होता है जब पति के द्वारा या घर के और अन्य सदस्यों के द्वारा ये कहा जाए कि ज़िंदगी भर खाना बनाया और बनाना ही नहीं आया। ऐसे स्टेटमेंट हर स्त्री को कभी न कभी सुनने को मिल जाता है। या फिर जो हमारे भाई हैं घर के बाहर कमाने जाते हैं, हस्बैंड जो हैं वो घर के बाहर कमाने जाते हैं। भाई मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसे और लोगों के जो हस्बैंड हैं, है ना? तो हम कमाने जाते हैं बाहर, तो जब वो कमा के मतलब बाहर से काम करके आते हैं तो ऐसे ही सेंटेंसेस जो है वो लेडीज़ के थ्रू भी कह दिया जाता है कि मतलब कमाने जाते हैं और आते हैं तो उसका इतना अहंकार है कि कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि घर उनका है, पैसा उनका है। तो बहुत सारे से ये बातें इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन बातें हमें हिट कर जाती हैं क्योंकि आप देखेंगे कि ग्रह की जो राशियाँ होती हैं, वो कई राशियाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। आप उनको छोटी-सी भी बात बोल देंगे ना तो उनके एकदम दिल पे लगती है। जैसे मीन राशि वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल और भावनात्मक होते हैं। वो हो सकता है कि ऊपर से कुछ उस समय ना बोले पर अंदर वो बहुत ज़्यादा हर्ट रहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से रेकी जो है हमारे लिए इसीलिए यूज़फुल हो जाती है क्योंकि फिर हम इसे करके अपनी हीलिंग करते हैं। अब कहने वाले ने कह दिया, हमें लड़ना नहीं है, कि किसी को लड़ना हो तो लड़ के और ज़्यादा मूड ख़राब कर ले, लेकिन मिलना कुछ नहीं है, एट लास्ट वो और ज़्यादा वर्स्ट ही होता चला जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों हमें अपनी स्वयं की हीलिंग करके हम खुद को ठीक रखें ताकि जो हमारा माइंड ऑफ स्टेट है वो कुछ तो चेंज होने में हमें ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबोलॉजी है, वो हमारी कुछ तो हेल्प करे हमारे माइंड ऑफ स्टेट को बदलने में, ताकि दिन भर में जैसे कोई बात सुबह-सुबह ही हो गई सपोज़, है ना? कई घर में अगर आप देखेंगे कि अगर सदस्य ज़्यादा होते हैं, जैसे 2 भाई हैं, 3 भाई हैं और सबकी शादियाँ हो गई हैं, है ना? ऊपर-नीचे सपोज़ रह रहे हैं, अलग-अलग भी रह रहे हैं, तो बहुत सारे क्लैशेज़ घर में दिखाई पड़ जाते हैं कि अगर हमारे 2 बच्चे हैं और हमारी किसी से नहीं बनती और एक बच्चे की हमारी बन रही है, तो ज़्यादातर ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे करके हमारे खिलाफ हमारे ही बच्चों को कर देते हैं। तो अपने पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरे नहीं होते हैं क्योंकि अगर यहाँ विश्वास टूट गया तो और तो कहीं बचा नहीं ना फिर। पेरेंट्स और चाइल्ड का रिश्ता तो ऐसा होता है कि यहाँ पर सहन शक्ति भी पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा होती है अपने बच्चों को लेकर। हर कोई कितना प्रोटेक्टिव होता है या अपनी फैमिली को लेकर प्रोटेक्टिव होता है। अगर यहाँ भी जो है ऐसी चीज़ें होने लगें कि हम विश्वास न कर पाएँ तो फिर अब कहीं और कुछ तो बचा नहीं। तो दोस्तों ये जो रेकी हीलिंग है वो हमें चुपचाप हमें हीलिंग देता रहता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है तो सिर्फ़ नाम लेने भर से जो उसकी एनर्जी है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप जैसे रास्ते में चल रहे किसी भी जैसे किसी को चोट लग गई तो आप वहाँ हीलिंग तुरंत दे सकते हैं, इंस्टेंट हीलिंग दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे मैं किसी ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़ी हूँ या किसी संस्था से जुड़ी हूँ, तो मैं जैसे मैंने सुनी थी ये बात, मेरे सामने नहीं हुई थी पर मेरे ही जो ऑर्गेनाइज़ेशन के दूसरे सदस्य ने मुझे बताई थी। ऐसे बातों-बातों में रेकी की बात चली, तो इस समय हमको पता चला आज से 6-7 महीने पहले पता चला। जाते हम तब भी थे लेकिन तब हमने आज से 15 साल पहले हमने रेकी नहीं सीख रखी थी, ना हमने नाम सुन रखा था। तो जब रेकी मैंने थोड़ा सीखा था 3-4-5 साल पहले, तो फिर जब किसी को जैसे मैंने बताया, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने कोई चीज़ सीख ली है तो आप उसका गाना गाते हैं। ठीक है, कभी मुँह से निकल गया, किसी को 3 साल बाद पता चला, किसी को 4 साल बाद पता चला। तो जैसे मुख से निकल गया तो सीखने के 2-3 साल बाद, तो ऐसे फिर उन्होंने इसकी ताकत को बताया। वो उन्होंने भी सीख नहीं रखा था, लेकिन उनके सामने ये घटना हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जो हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन है, हमारे घर के पास ही है और हर शहर में है, तो उसके पास एक पार्क है, तो वहाँ पार्क में ना बच्चे खेलने भी जाते हैं और ताइक्वांडो होता है वो सिखाया जाता है, जूडो, कराटे ये सब सिखाया जाता है। तो वहाँ पर एक बच्चा खेल रहा था और जिन्होंने मुझे बताया था, ये वहाँ पर अपने बच्चे को लेने गए थे
तो जैसे था कि अभी अपने बच्चे को वहाँ पर पार्क में लेने गए थे और ये हुआ था कि अभी थोड़ा ख़त्म नहीं हुआ था, तो वेट कर रहे थे कि बच्चा निकल आए तो हम लेके जाएँ। तो वहाँ पर एक बच्चा खेल रहा था, उसके पैर में चोट आ गई। अब पैर में चोट आ गई तो जिसकी जैसा वो बता रहे थे कि उसकी उँगली अंगूठे की जैसे अलग-सी हो गई थी, मतलब इतना ज़्यादा उसको लग गया था बच्चे को कि उसकी उँगली जैसे अलग-सी हो गई थी। तो हमारे ही सेंटर की एक बहन वहाँ पर मौजूद थी उस वक़्त, और वो काफ़ी सीनियर सिटीज़न थी। उस वक़्त भी उनकी एज 60 रही होगी। आज से 15 साल पहले भी उनकी एज 60 रही होगी। अब तो उन्होंने आज से 7-8 साल पहले हमारे शहर से अपना बेचकर और वो अपनी बेटी के पास चले गए बैंगलोर साइड में। तो बेटा शायद फॉरेन में है, तो उनको फॉरेन नहीं जाना था, तो उन्होंने बेटी के साइड ही अपने लिए फ्लैट ले लिया है। तो उन्होंने रेकी सीख रखी थी, उस वक़्त की बात कर रहे हैं जबकि रेकी का इतना शोर नहीं था, लेकिन तब भी रेकी काम आ रही थी। तो उन्होंने बस फटाक से जो लटका हुआ उसका अंगूठा था उसको ऐसे किया और पता नहीं बोली कि पता नहीं वो क्या करने लगी, और ऐसे करके किया और वो जैसे पकड़ी नहीं वो सेटल हो गया। फिर उन्होंने एक कपड़ा लिया और उठा के उसको अच्छे से बाँध दिया और उन्होंने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन आप एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। तो बोले मैं वहीं खड़ा था, और फिर जैसे होता है ना बच्चा रो रहा है तो हम लोग उसे देखें तो बच्चा एकदम से चुप हो गया। रोता हुआ बच्चा एकदम से चुप हो गया। उसके बाद हम लोग जैसे इन्होंने बताया कि मैं भी गया, वहाँ पर देखा बच्चे को थोड़ा सहलाया। किसी का भी बच्चा था पर चोट उसे लगी थी, तो जैसे पूछा कि कोई हेल्प चाहिए डॉक्टर के, तो बोली कि हाँ, जाना पड़ेगा। कभी घर पास में, तो जैसे होता है ना पार्क जैसे पार्क है तो पार्क के आस-पास वाले ही तो वहाँ पर बच्चों को लेकर आते हैं खिलाने-विलाने। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि डॉक्टर के यहाँ चली जाइएगा, लेकिन अभी वो खड़े ही थे और उन्होंने बोला कि लगभग 40 मिनट्स हुआ होगा, जैसे बच्चे को थोड़ा देखा जा रहा था ये वो, और बच्चा खेलने लगा। और फिर वो डॉक्टर के पास गए तो वो मतलब अच्छे से वो जुड़ चुका था, है ना? आप ये जान सकते हैं कि रेकी कितना ज़्यादा फ़ायदा करती है। ये क्यों इतना ज़्यादा उसने फ़ायदा किया? क्योंकि जो वो बहन है ना, उनकी प्रैक्टिस उन्होंने अच्छे से कर रखी होगी, प्रैक्टिस चाहिए इसमें। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो एनर्जी आपके हाथों में रन करने लगती है, फिर वो 24 आवर्स रन करती है, आपकी बॉडी में रन करती है, आपकी आइज़ में रन करती है ना? सिर्फ़ नाम लेने भर से वो सारे सिम्बल्स काम करने लगते हैं। तो रेकी इतनी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि रेकी जैसी विद्या और कोई हमें दिखती नहीं है। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलिंग इसमें भी होती है, पर इसमें क्वेश्चन के आंसर जो आपके मन में अटक गए हैं उसके आंसर निकाले ज़रूरी होते हैं, और फिर वहाँ से हीलिंग प्रोसेस जो बिल्कुल ही अलग तरीके से दी जाती है वो होता है। और कई बार तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पूछ भी लेते हैं कि क्या हम रेकी हीलिंग दे सकते हैं? ज़रूर पूछ लेते हैं, क्योंकि अपने मन से तो कुछ करना नहीं है, हमें जो भी रिकमेंडेशन आ रही है उसी हिसाब से हमें फॉलो करना होता है। तो रेकी ऐसी हीलिंग है जो बिल्कुल प्राकृतिक है। प्राकृतिक आप समझते हैं, जो मतलब सोचिए कि हमारे यूनिवर्स में वो एनर्जी मौजूद है, हम उसे खींच नहीं पाते क्योंकि हम कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाते, और जो रेकी है वही कंसंट्रेशन करने में और उसे खींचने में हमारी हेल्प करती है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे इन्वायरमेंट में सब कुछ है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं वो भी तत्व हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं वो भी तत्व हैं। अब डिपेंड करता है कि हम फ़ोकस किस पे करते हैं, हम जिस चीज़ पे फ़ोकस करेंगे वही एनर्जी हमारे पास आने लगेगी। तो दोस्तों रेकी सिंबल को पहले कॉपी में बनाया जाता है, फिर हवा हाथों में बनाया जाता है, एयर में बनाया जाता है, इसकी प्रैक्टिस की जाती है। जितनी जितनी ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं, ये हमारे शरीर में, हमारे हाथों में, देखने में, हमारे माइंड में ये रन करने लगता है। अगर आपको थकान ज़्यादा महसूस हो रही, जैसे लगता है ना कि जल्दी थक जा रहे हैं, तो उसमें आपने हीलिंग कर ली तो आपको थकावट जल्दी नहीं आएगा। जैसे लगता है कि आपने क्या पता नहीं क्या खा पी लिया है कि आपकी एनर्जी इतनी हाई है, पर एनर्जी हाई होती है, खाना-पीना तो स्थूलता की बात होती है ना, लेकिन एनर्जी हाई हो जाती है। हालाँकि खाने-पीने की जो चीज़ें होती हैं उसकी भी अपनी एक एनर्जी होती है, तो हमें कभी भी लो एनर्जी की चीज़ें नहीं खाना चाहिए।
जैसे नॉन-वेज वगैरह ये बहुत ज़्यादा लो एनर्जी की होती है और कुक्ड फूड जो होता है वो भी थोड़ा लो एनर्जी का ही होता है। आपको लग रहा होगा कुक्ड फूड, हाँ दोस्तों, कुक्ड फूड जो होता है वो भी थोड़ा लो एनर्जी का ही होता होगा, तभी आप तो सुन रहे होंगे ना यूट्यूब पे कि जो हमारे हमें रॉ मटेरियल है वो हमें 80% खाना चाहिए। हमारे कितने सारे जो भाई बहन हैं जो डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं कि ज़्यादा कुक्ड फूड नहीं खाना चाहिए। तो रॉ मटेरियल 80% खाइए, 20% कुक्ड फूड खाइए, सैलेड रखिए, पहले सैलेड खाइए फिर कुक्ड फूड खाइए, ऐसे करके बताया जाता है। तो इसीलिए बताया जाता है। और उसको भी हम जब कंज्यूम करते हैं कुक्ड फूड तो वो भी हमें कहीं न कहीं लो एनर्जी देता है। उस एनर्जी को अप करने के लिए रेकी हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मैं भी कुक्ड फूड ही खाती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे पास रेकी है जिससे मेरी एनर्जी अप हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर इतने सालों से हज़ारों सालों से हम कुक्ड फूड खाते आए हैं, वो एक साथ तो छूट नहीं सकता। और अगर आप कुक्ड फूड छोड़ते हैं तो आप घर में अकेले नहीं हैं कि आप छोड़ देंगे, आपके घर में आपके साथ रहने वाले बहुत सारे सदस्य हैं, तो उनके लिए भी वो चीज़ें उपलब्ध होंगी। और फिर हमने तो अभी तक कुक्ड फूड ही खाया है। रॉ मटेरियल में तो जैसे आप कभी-कभी मूली और खीरे वगैरह ले लेते हैं तो वो तो सैलेड के रूप में सभी लोग लेते हैं, लेकिन अभी तक मैंने प्रॉपर इस तरह से नहीं किया है कि मैं 80% सैलेड खा के रहूँ, वो अभी तो मेरे से मिसिंग है। लेकिन मेरे पास रेकी है जिससे मेरी एनर्जी अप रहती है, मैं इसको यूज़ करती हूँ। मगर अगर इसको मैं यूज़ नहीं कर पाती तो मैं इसको यूज़ करती हूँ और फिर मैं चेंजेस देखती हूँ। जो लोग रेकी कराते हैं मुझसे, फिर मैं उनसे बात करके उनमें चेंजेस देखती हूँ। आप अगर कोई चीज़ सीखते हैं तो उसके रिसर्च में भी तो रहते हैं कि कहाँ ये कितनी फ़ायदा कर रही है। अगर कहीं फ़ायदा नहीं की तो क्यों नहीं फ़ायदा की। जैसे मैंने एक बच्ची मतलब एक 30 इयर्स की हैं, अभी शादी नहीं हुई है, तो उनको मैंने रेकी सिखाई थी। तो वो रेकी कह रही थी कि वो दीदी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रेकी थोड़ा कम काम कर रही, काम तो कर रही है बोल रही थी पर कम। तो मैंने कहा कि अब ऐसे कैसे हो सकता है? ये हमने पूछा कि आप कितना कर रही हैं प्रैक्टिस वगैरह, बता रही थी वो। बात करते उनके मुख से ये निकला कि वो रोज़ नहाती नहीं हैं और नहाती भी हैं तो जो जैसे पिछली रात को जो कपड़े पहने थे या जैसे कल रात को जो कपड़े पहने थे उसी को उठा के पहन लेती हैं। तो आप बताइए, ये तो लो एनर्जी हो गया ना। आपने सुबह नहाया और कपड़े आपने फ्रेश नहीं पहने, चाहे पानी से ही धुला कपड़ा हो, लेकिन कपड़ा धुला ही होना चाहिए। आप ये नहीं कि आप रोज़ सर्फ़ साबुन ही उसमें लगाएँ, रोज़ तो वो गंदा नहीं हो रहा है, आप पानी से ही उसको धुल दीजिए। कभी-कभी उसमें सर्फ़ साबुन लगाइए, क्योंकि होता है भई तैयारी कर रही हूँ, नहीं टाइम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार मौसम में इतनी गर्माहट होती है कि दिल नहीं करता, तो आप वैसे कर सकती हैं। मतलब किसी तरह से मैनेज करना है, लेकिन कपड़ा एटलीस्ट पानी से तो धुला वो होना ही चाहिए। जिस दिन आपको गंदा दिखे आप उसे साबुन वगैरह से धुल दीजिए, वॉश कर दीजिए। तो बताइए, ऐसे में रेकी हीलिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एकदम वर्कशिप जैसे वर्शिप होता है, पूजा की तरह इसे यूज़ करती हूँ सिंबल्स को। वो बिल्कुल जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, अध्यात्म से रिलेटेड है। अगर हम पूजा करने जाते हैं तो बिना नहाए तो नहीं जाते, मंदिर जाते हैं तो बिना नहाए तो नहीं जाते। तो रेकी हीलिंग आप बिना नहाए तो कर सकते हैं, ऐसी कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन आपकी जो एनर्जी जितनी अप होनी चाहिए, आप अगर नहीं नहाएँगे तो वो थोड़ी-सी मतलब जो यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ है और यहाँ होनी चाहिए, तो वो यहाँ आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगी। जैसे वो बता रही थी काम तो करती है, लेकिन अब आप ऐसे कैसे होगा? जो प्रॉपर जो जीवन जीने का तरीका है उसको तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। उसके बाद रेकी हीलिंग है, जैसे सुबह उठना, नहाना। आप सुबह उठें, आप 10 बजे उठें, वो तो आपका चॉइस है, लेकिन नहाना एटलीस्ट। तो मैंने उनकी काउंसलिंग की। मैंने उनको कहा कि आप कोशिश करिए कि उठते ही आप नहा लीजिए। इसको कभी भी पोस्टपोन करने की कोशिश मत करिए कि अच्छा अभी नहाते हैं, अच्छा अभी नहाते हैं। ऐसा बहुत लोग करते हैं, जैसे उठने के बाद वो कहेंगे अच्छा चाय पी के नहाते हैं, चलो ठीक है चाय पी लिया। फिर वो बातों में लग जाते हैं, फिर वो मोबाइल में लग जाते हैं, क्योंकि उनका जैसे अब कुँवारी कन्या है तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पति स्कूल जा रहा है, क्योंकि ससुराल में आके तो औरतों को बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ मिल जाती है, तो उसमें वो नहीं इस चीज़ को डिले कर पाती।
तो मैंने उनको समझाया कि आप उठते ही पहले नहाने की कोशिश किया करिए, गरम 1-2 ग्लास पानी पी लीजिए और उसके बाद आपके दिमाग में नहाने का ही चलना चाहिए कि मुझे नहाना है, नहाना है, नहाना है। मैंने एक लेडी को देखा था आज से 11-12 साल पहले, हमारे ही रिलेटिव हैं, कुछ रिलेशन दूर का, बहुत दूर का पड़ता है। तो जैसे मैंने उनके लिए, वो हमारे घर किसी को एग्ज़ाम देने आई थी, करीब 1 हफ्ते के लिए आई थी। तो मैंने उनको देखा था कि वो जैसे कभी नाश्ता करके तब नहाएँ, कभी ऐसा हो जाए कि नाश्ता करते-करते डिले हो जाए, और जैसे शाम हो गई तो फिर वो नहीं नहाती थीं। लेकिन उनके साथ क्या होता था कि वो बीमार बहुत रहती थीं। तो फिर जैसे उन्हें किसी ने समझाया होगा ये बात, अब हमने तो नहीं कहा, किसी और ने कहा होगा, कि शायद उनके हस्बैंड ने समझाया कि तुम कोशिश करो पहले नहाने की, है ना? नहा के देखो। तो फिर उसके बाद एक बार वो और आई बाद में, 4-5 साल बाद। तो फिर उन्होंने जैसे बातें हम लोग करते हैं आपस में बैठ के, थोड़ा खाली टाइम मिल जाता है, खाना-पीना खाने के बाद तो बातें करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे उनके हस्बैंड ने कहा कि तुम नहा लिया करो उठ के। तो जैसे बोलती कि जैसे मैं अब रेगुलर नहाने लगी हूँ ना, तो जैसे लग रहा है कि मेरी थोड़ी-सी तबीयत ठीक रहने लगी है। पूरी तरीके से नहीं, पर थोड़ी-सी, तो एनर्जी थोड़ी-सी अप हो गई ना उनकी। तो उसी तरीके से जब मैंने कहा हाँ, ये तो फिर ठीक है, फिर तब तक मैंने रेकी सीख ली थी। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप दीदी, अगर आप एनर्जी एक्सचेंज करो तो मैं आपकी रेकी कर दूँ, तो देखिए हो सकता है कि और अप हो जाए। तो वो तो सामने भी थी, तो एनर्जी एक्सचेंज हमारा हुआ और हमने उनकी की। तो हमारे यहाँ रहते-रहते उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक होने लगी। उन्हें साइनस रहता था और बहुत ज़्यादा उनका गला जकड़ा रहता था। एसी की हवा उन्हें बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। उनके कमरे में एसी भी नहीं लगी हुई थी, दूसरे कमरों में लगी हुई थी। जैसे हस्बैंड थे या बच्चे हैं, दूसरे कमरों में सो रहे हैं। जिस कमरे में वो सोती थी, उस कमरे में उन्होंने कूलर तक नहीं रखा था। उनका शरीर, उनका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा लो था, मतलब उनका ऑरिक फील्ड, जो ऑरिक फील्ड हमारा होता है, वो इतना ज़्यादा उनका जर्जर था, जिसे कहा जाता है। हमारा ऑरिक फील्ड में ना बहुत सारे छेद हो जाते हैं कि हमारा ऑरिक फील्ड दिखता नहीं, जैसे हमें एनर्जी नहीं दिखती है, वैसे हमारा ऑरिक फील्ड भी दिखता नहीं है। तो वो अब तो ख़ैर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके, जैसे उन्होंने जब उनको अच्छा लगा, जैसे हमने 1 हफ़्ते किया, उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज भी किया और हमने 1 हफ़्ते किया। तो जैसे उन्होंने कहा कि अरे, तुम तो छोटी बहन की तरह हो, तो तुम्हें पैसे देने में क्या है? मैंने कहा नहीं दीदी, आप ऐसे मत करिए। आप ये सोचिए कि आप इस रेकी के लिए ही दे रही हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज एकदम बिल्कुल कट टू कट होना चाहिए। उसमें ये घुमा-फिरा के नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि इसी के लिए ही हम केवल दे रहे हैं, बस आपके माइंड में ये होना चाहिए, काम करे ये आपके लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा होता है? हमने कहा हाँ, वैसे मैंने उनको समझाया कि हाँ, ऐसा होता है। बाकी चीज़ों में आप वो दूसरी थॉट्स लेकर आइए, इसमें कोई सेकंड थॉट्स मत लेकर आइए। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो उसी नाम से जैसे दिया, मैंने उसी नाम को रख के कि हाँ, ये रेकी के लिए लिया। मैंने जब 1 हफ्ते किया, उनको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उनकी एनर्जी, मतलब उनकी तबीयत, अब जैसे तबीयत जिसकी खराब होती है, थोड़ी-थोड़ी अंदर जैसे उसे लो एनर्जी लगता रहता है, मतलब अच्छा जैसे नहीं लग रहा, तो वो उसी को पता चल रहा होता है। हम तो देख रहे हैं बाहर से, ऐसे स्माइल कर दिया तो हमें लग रहा है अच्छा मुस्कुरा रहा है, ये तो खुश है, हमें पता ही नहीं चल पाता। उसके लिए फिर जब आप रेकी करने लगेंगे ना, तो आपके जो रीडिंग पावर भी बढ़ जाएगी। आप समझ जाएंगे कि किसकी हंसी फेक हंसी है, कोई किसी के, कौन किस तरह से हंस रहा है, फेक हंसी है या किसी के मजाक उड़ा के हंस रहा है या कमेंट में हंस रहा है, क्योंकि हंसी भी तो कई प्रकार की होती है। तो वो आप, जैसे मैं समझ जाती हूँ, पर मैं कहने नहीं जाती। अब कोई हर बात पे तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन समझ में आ जाता है कि कौन कोई कमेंट करके हंस रहा है, कौन किसी का मजाक में हंस रहा है, भले ही मुस्कुरा रहा है तो भी समझ में आ जाता है। तो उनकी जो है अप होने लगी। तो उन्होंने फिर धीरे-धीरे सीखा, बोली कि अभी इसकी तो हमें ज़रूरत है। फिर उन्होंने सीखा, जैसे उसके बाद उन्होंने प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने अपनी भी रेकी की, क्योंकि काफ़ी, जैसे अगर हमारा बहुत उम्र जैसे हो जाती है और तब हम कंसीव करते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चा एबनॉर्मल हो जाए। तो उनको ये डर लग रहा था, तो उन्होंने अपनी रेकी की थी। तो बच्चा भी ठीक हुआ, सब ठीक हुआ। उनकी एनर्जी लेवल, इवन वो के कोरोना में तो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी, और फिर उन्होंने मुझसे कराई थी कि ऐसा लग रहा था कि ऑक्सीजन लेवल उनका बढ़ ही नहीं रहा, मतलब 5 दिन वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और 5वें दिन तो ऐसा लगा कि ऑक्सीजन लेवल उनका बढ़ ही नहीं रहा है बिल्कुल।
कम होता जा रहा है। तो उस रात हम लोग काफ़ी डरे हुए थे, तो हमने यहाँ से किया था और रात को डॉक्टर ने कह दिया था 3-4 बजे तक हो सकता है कि ना बचे, तो मैंने 2 बजे रात से रेकी शुरू की थी उनकी। अब होने लगा था, फिर वो ठीक हो गई थी। तो ऐसे ये रेकी हमारी इस तरीके से काम करती है, जहाँ दवा भी साथ छोड़ देती है कि कुछ नहीं हो पाता, वहाँ रेकी काम करती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दवा उन्होंने बहुत कराया और शरीर पे काम नहीं किया। जैसे मैंने एक किसी को देखा तो उनके पूरे शरीर में खुजली होती थी और वो खुजली आज भी होती है उनको। मैंने उनसे बोला है रेकी के लिए, लेकिन अगर वो कराएँगी तो, क्योंकि ये जो उनकी खुजली वाला प्रोसेस है ये पिछले 30 सालों से है। उन्होंने बहुत सारे इलाज कराए, आयुर्वेदिक कराए, एलोपैथिक कराए, होम्योपैथिक कराए, सब दवा करा डाला, चाहे होम रेमेडी, लेकिन अभी भी उनके पूरे शरीर में दाग बने हुए हैं, चेहरे पे, पूरे पैरों में, हाथों में, खुजलाते खुजलाते जैसे हमारे दाग बन जाते हैं वैसे दाग बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, बताना मेरा काम है, अगर आप नहीं कराते हैं तो फिर ये जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है। आपको इस पे काम करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे कराना है। तो रेकी जो है वो हमारे एनर्जी लेवल पे काम करता है, जो कि हमारे शरीर का या हमारे वस्तुओं का या इस पूरी संसार का 99.999% है एनर्जी। एनर्जी के लेवल में जो कुछ हम देखते हैं अपनी आंखों से, सब एक एनर्जी के लेवल पे होता है। तभी तो हम कहते हैं ना, मेरे मकान को किसी की नज़र लग गई है ना, जब से ये ऐसा हुआ तब से ये खराब होने लगा, या मुझे किसी की नज़र लग गई। तो ये जो नज़र दोष होता है, इसके लिए भी रेकी में उपाय होता है। इस नज़र दोष के लिए, जैसे आप कहते हैं नज़र लगना, कुछ लोग इसे नहीं भी मानते हैं। नज़र लगना का मतलब ये नहीं कि कोई आपको इस तरह से नज़र लगा रहा है कि आपको नज़र लग ही जाए, पर कहने मात्र से, जैसे अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपने खुद से भी अगर कह दिया कि मुझे इतना बेनिफिट्स हुए, तो आप देखेंगे कि वहीं से आपका काम स्लो हो जाता है। तो कई बार अपनी भी नज़र लग जाती है। जैसे छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा नज़र उनके पेरेंट्स की ही लगती है, तो पेरेंट्स तो नज़र नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वो एक टोक कह सकते हैं कि ज़बान से हम कह देते हैं, तो वो काम जो है हमारा स्लो हो जाता है। जहाँ पर कोई आपकी दवा इफ़ेक्ट नहीं करती, रेकी वहाँ जाके आपको हील करती है। आपके अंदर, जैसे अब आपके चक्रास हैं, चक्रास तो दिखते हैं नहीं कि कुछ सर्किल है, घूम रहा है, वो हमें कहीं दिख जाएगा, किसी स्कोप से दिख जाएगा या किसी लेंस से दिख जाएगा, वो दिखेगा तो नहीं। वो क्या है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एनर्जी है। तो ये कहाँ से लोगों ने जाना? इसको देखा, समझा गया, महसूस किया गया, तभी तो सब लोगों ने जाना कुंडलिनी जागरण। वो कोई दिख थोड़ी रहा है आँखों से कि किसी की आप कमर तोड़ देंगे तो वहाँ दिख जाएगा कि यहाँ कुंडलिनी बैठी है। दिखता तो नहीं है, ये एनर्जी के लेवल पे होता है। सोचिए वो एनर्जी के लेवल पे कितना काम होता है, कि कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण जब लोग करते हैं तो अंदर से जब कुंडलिनी का उठने का होता है, तो सारा जो ब्रह्मांड है बाहर, तो बाहर जितना ब्रह्मांड है वो सारा शरीर के, हमारे के शरीर के अंदर ही है। तो जैसे जैसे कुंडलिनी जागरण होता है, हमें सारे लोग दिखाई देने लगते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप जो हम आपसे कह रहे हैं कि एनर्जी का ही लेवल हर वस्तु का और किसी भी पदार्थ का ज़्यादा होता है, ठोस जो होता है वो बहुत कम होता है। ठोस केवल 0.000001% ही होता है और बाकी सारी एनर्जी के लेवल पे ही होती है। टेबल है, उसकी भी अपनी एनर्जी लेवल है, आप इसमें भी सिम्बोलॉजी बना सकते हैं, आप इसको चार्ज कर सकते हैं। सोफ़ा है, बेड है, अपना खाना है, फूड है, पानी है, वाटर जो है, आप इतनी दवा है जो जिसको आप खाने जा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसको चार्ज करिए और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग करिए ताकि दवा आपको कम खानी पड़े। दवा भी आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा लो बनाता है। आप देखेंगे जब लोग दवा खाते हैं किसी चीज़ के लिए तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो रहती है, वो बहुत ज़्यादा सोते रहते हैं। और दोस्तों, मांस मदिरा इन चीज़ों को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। कोई एडिक्शन, सिगरेट है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लो होती हैं ये चीज़ें। ये तो कुक्ड फूड की तो थोड़ी लो एनर्जी होती है, इस सब की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है। अगर आपका मन भारी रहता है, जैसे मान लीजिए कि किसी के जीवन में फाइनेंशियल इशू है, जैसे मैंने किसी को देखा है, तो उनकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू आया, मेरे आँखों के सामने आया,
और उनकी लाइफ में 15 साल चला। उसमें बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई, जैसे उन्होंने रेंट पे कमरे लिए थे तो वो फिर उसको छोड़ के और कम रेंट, कोई 1 कमरा 2 कमरा ऐसे लेती गईं। बच्चे को पढ़ाना दिक्कत आने लगा, फिर बच्चे को प्राइवेट पढ़ाया। बच्चा इंटेलिजेंट था तो उसने अपना निकाल लिया और बहुत अच्छी पैकेज पर वो अब जॉब कर रहा है अभी कुछ महीनों से। तो उनके दिन बदलने लगे। लेकिन इतना सब सफ़र करते-करते हस्बैंड की भी जॉब बीच में चली गई थी, फिर उन्होंने कहीं और जॉब किया पर वैसी जॉब उनको नहीं मिली, यानी फाइनेंशियल इश्यू उनके रिज़ॉल्व नहीं हो पाए। तो ऐसे में क्या हुआ कि उनके चेहरे पर उदासी सी आ गई। तो जैसे देखने मात्र से ही लगता था कि हँसी भी जैसे फेक टाइप की नहीं लगती कि बस सब साथ में खड़े हैं तो क्या ही करें। तो मैं उनको जब देखती थी तो मुझे उनके चेहरे पर बहुत, मतलब उनका चेहरा ही पूरा उदासी से भरा हुआ दिखता था। कोई भी आसानी से इस बात को जान सकता था। अभी कुछ ही दिन हो रहे हैं हम लोग इसी बारे में आपस में बातें कर रहे थे घर में कि कितना ज़्यादा उदासी से भरा चेहरा अभी भी लगता है, क्योंकि अभी थोड़ा ठीक तो हो रहा है उनकी कंडीशन, क्योंकि बच्चा अब कमाने लगा है। लेकिन दोस्तों वो जो भावनात्मक बोझ है हमारे ऊपर, अभी भी उनके ऊपर जो अंदर ही अंदर जो भावनात्मक बोझ है और जिससे वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रही। क्यों नहीं निकाल पा रही? क्योंकि एक ही ज़ोन के अंदर आप इतने सालों से हैं। जैसे को अगर आपका मन अभी भारी होने लगे तो आप रेकी करिए, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आपको अब आप खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे, खुद की हेल्प, हमें पहले अपनी हेल्प करनी चाहिए। जो हम दूसरों की हेल्प करने जाते हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, लेकिन उसके भी पहले अपनी हेल्प करनी चाहिए। जो व्यक्ति आप देखेंगे कि अगर अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है, जो काम, वो कभी भी दूसरों के लिए नहीं कर पाएगा, और अगर वो दूसरों के लिए कर भी रहा है तो लॉन्ग टाइम नहीं कर पाएगा। लॉन्ग टाइम मतलब उसका करने का बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम होगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं किया है। तो जब खुद के लिए नहीं किया है तो दूसरों के लिए कैसे ही कर पाएगा? ऐसे ही कहा जाता है ना कि खुद का पेट नहीं भर पा रहे तो तुम दूसरों का पेट कैसे भरोगे? भूखे रह के तो नहीं भरोगे। तो इसी तरीके से ये भी चीज़ें हैं। तो वो उनके माइंड के अंदर, उनके शरीर के अंदर इस तरह से रच बस गया है कि वो बीमारियों की बहुत ज़्यादा शिकार हुईं। इतने फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी उनके शरीर पर, उनके बीमारियों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ। आप सोच सकते हैं कि जिस चीज़ को लेकर वो इतनी परेशान थी, उन्हीं चीज़ को लेकर उनके ऊपर ज़्यादा खर्चा हो रहा है। फाइनेंशियल इश्यू है, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनका चेहरा इतना ज़्यादा उदास हो गया, बॉडी ने रिएक्ट किया। बीमारियां, ऐसी कोई गंभीर बीमारियां नहीं है, पैरों में दर्द हो रहा है, दर्द ही हो रहा है, दर्द ही हो रहा है, उठना बैठना मुश्किल, हस्बैंड खाना बना रहा है, हस्बैंड जॉब करने जा रहा है, बच्ची छोटी है उसको टिफ़िन नहीं मिल पा रहा है, बेटे को देख के परेशान है, हस्बैंड खाना बना के जा रहा है, कहीं अड़ोसी पड़ोसी हेल्प कर रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं, ये टेस्ट हो रहे हैं, वो टेस्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं निकला, फिर दूसरे डॉक्टर के पास, मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था। और हम लोगों ने हमारे जो हम लोग थे, हम लोगों ने भी उनकी काफ़ी हेल्प की, लेकिन वो खुद की हेल्प नहीं कर पाएँगी तब तक दूसरा कोई भी उनको हेल्प देकर भी हेल्प नहीं दे सकता, वो हेल्पलेस ही रहेंगी। इतने लोगों ने उनको हेल्प दी लेकिन फिर भी वो हेल्पलेस ही थी। क्यों? क्योंकि वो खुद की हेल्प नहीं कर पाएँगी। ऐसी कंडीशन में दोस्तों नहीं हो पाता जब हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, 2-2 बच्चे पढ़ाने के लिए हैं। ऐसे में रेकी बहुत हेल्प करती है आपको। रेकी के सिम्बोलॉजी से ही आपका काम बन जाता है। वो आपको एनर्जी मिलने लगती है, आप थोड़ा-सा खुश-खुश रहने लगते हैं। जो उस परिस्थिति है, उसको आप एक्सेप्ट कर पाते हैं कहीं न कहीं। एक्सेप्ट, जब तक हमें एक्सेप्ट नहीं होगा, हम दुखी ही रहेंगे। एक्सेप्ट कर पाते हैं हम। क्या हुआ, जो बच्चा एक जीवन अगर हम नहीं पढ़ा पाए तो? उसके भी तो अपना लक है, कुछ और काम कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, लेकिन हम नहीं निकल पाते उन परिस्थितियों से। लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, हम इसमें फँसे रह जाते हैं। हमें खुद को निकालना है, कोई भी हमें इन परिस्थितियों से नहीं निकाल सकता, लेकिन रेकी इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, आपकी दोस्त बनकर। जितना हम रेकी को बहुत प्यार से पुकारते हैं, कॉल करते हैं उसको प्यार से, उतना वो बहुत सॉफ्टली हमारे पास एनर्जी आ जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि रेकी हमारे लिए किस तरह से
बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है। जहाँ दवा भी जाके आपको फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती, वहाँ रेकी आपको जाके फ़ायदा पहुँचाती है। अगर नींद की क्वालिटी आपकी कम हो गई हो, अगर बेड पे जाते ही कोई ना कोई थॉट से आप परेशान हो जाते हैं, वो आपके माइंड में जो थॉट्स है वो अटक जाता है और अटकने के साथ वो आपकी नींद को गायब कर देता है। आप बहुत थके हैं, आपको बहुत नींद आ रही है, लेकिन वो एक थॉट ने आपकी पूरी नींद को गायब कर दिया है। तो ऐसे में आप रेकी सिंबल यूज़ करके और आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। तो जैसे अब अगर आप रोज़-रोज़ थोड़ी-थोड़ी हीलिंग करेंगे, थोड़ा-थोड़ा सिंबल्स यूज़ करते रहेंगे, 5-5 मिनट भी यूज़ करते रहेंगे, तो वो जो एनर्जी का जो फ्लो है वो आपकी बॉडी पर बना रहेगा। तो अगर किसी दिन कोई माइंड में पास्ट की या फ्यूचर से संबंधित कोई बातें आ गई या घर में आपके आने के साथ कोई बातें हो गई, तो हर किसी का जो इमोशनल इशू है वो अलग-अलग होता है, किसी को ज़्यादा हर्ट होता है, किसी को कम हर्ट होता है। तो ऐसे में जब हम रेकी सिंबल यूज़ करते हैं तो वो और पावरफुल हो जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको थोड़ा-थोड़ा टाइम दे रहे हैं और कुछ भी नहीं करना है। सिंबल बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। एयर में बना लेना है, मेंटल स्क्रीन पे ऐसे बनते हुए आँख बंद करके देख लेना है, हाथों से बना लेना है। कॉपी और पेन लेके नहीं बैठना। कॉपी और पेन की ज़रूरत होती है प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे हम एयर में बनाने चलते हैं, तो एयर में बनाने से पहले हम कॉपी में बना लेते हैं उसको, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। हाथों में बनाते हैं ताकि वो एनर्जी हमारे हाथों में आ जाए। कुछ प्रेयर्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमें बोलने मात्र से हमारी एनर्जी लेवल चेंज हो जाती है, केवल बोलने मात्र से। जैसे आप मंत्र बोलते हैं, मंत्र तो आप 108 बोलेंगे, 1008 बोलेंगे, ये केवल 3-3 बार बोलने होते हैं। रेकी का ये सिद्धांत है कि हम हर चीज़ 3 बार बोलते हैं। रेकी वाले जो हैं उनकी एक प्रिंसिपल ये भी होती है, उन्हें हर चीज़ को 3 बार बोलनी होती है। कोई प्रार्थना करेंगे 3 बार करेंगे, कोई प्रिंसिपल बोलेंगे 3 बार बोलेंगे। नाम जैसे सिंबल के नाम होते हैं 3 बार लिए जाते हैं, है ना? तो इस तरह से रेकी हमें हीलिंग देती है। कोई तनाव, कोई डर, कोई शारीरिक परेशानी, आपको इसमें रेकी मदद करती है। आपको शांति, थकावट, शांति मिलेगी आपको, मन की शांति मिलेगी। कहते हैं ना सब चीज़ मिल जाता है पर मन की शांति, प्यार, आनंद, ये सब चीज़ें खरीदने से भी नहीं मिलता। सुख जिसे कहते हैं, लोग शॉपिंग करके सुख नहीं, खुशी पाते हैं। ये जो सुख होता है ये हमारा अपना नेचुरल क्वालिटी होता है, ये कहीं गुम हो गया है। ये जो शांति है ये हमारी नेचुरल क्वालिटी होती है, ये कहीं भी गुम नहीं हुई है, हमारे अंदर ही खोई हुई है। जैसे बहुत सारी बुक्स होती हैं और जो नीचे वाली बुक्स है उसको हमने सालों से पढ़ना बंद कर दिया, वो किस चीज़ की है हमें पता भी नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारी ये क्वालिटी हैं, अपनी जो क्वालिटी है शांति, ये सुख, ये आनंद, ये हमारी कहीं खो गई हैं, ये हमारे अंदर ही खो गई हैं। तो ये जो रेकी है उसे वो अप करने में, ऊपर लाने में, जैसे वो नीचे की बुक उठा के हमने बीच में डाल दिया और फिर उसके बाद हमने ऊपर ला दिया। जब किसी की निगाह पड़ेगी तो ऊपर से ही पड़ती है और बीच में और बहुत नीचे तक जाती नहीं है, तो वो वहाँ से लेते हैं, तो वो ऊपर आ गई है। वैसे ही हमारी जो ये क्वालिटी है, जो हम सबकी जो क्वालिटी है, ये सारी सुंदर-सुंदर, ये अप हो जाती है, ये ऊपर आने लगती है, तो हम फ़ील करने लगते हैं। किसी व्यक्ति को आप बोलिए कि गुस्सा करो, सारा दिन वो गुस्से में नहीं रह सकता, वो शांत हो ही जाएगा। एट लीस्ट किसी को कहो शांति में रहो, तो शांति में तो साल भर क्या पूरी ज़िंदगी रहना चाहेगा, पूरी ज़िंदगी रह भी पाएगा। लेकिन गुस्से में किसी को कहो तो गुस्से में पूरी ज़िंदगी रह भी नहीं पाएगा, क्योंकि ज़िंदगी उसके पास बचेगी कहाँ? जो इतना गुस्सा करेगा उसकी तो ज़िंदगी का ही एंड हो जाएगा। आपको तो पता ही है कि लीवर को ख़राब कर देता है, एकदम से डैमेज कर देता है। नहीं बचेगा लीवर तो हम ही ज़िंदा कैसे रहेंगे? तो इस जो रेकी है इसको हमें अपनी ही क्वालिटी को पाने में बहुत हेल्प करती है। जैसे बच्चों का पढ़ाई में कई बार मन नहीं लगता, बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, उनको जो सब्जेक्ट लेना चाहिए, जैसे पेरेंट्स को लगता है कि ये सब्जेक्ट दिला दे, ये करा दे, इसकी लाइफ सेट हो जाए। जैसे एवरेज जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, उनका कोई टारगेट नहीं होता, उनका टारगेट भी माँ-बाप को ही सेट करना पड़ता है। जब बच्चे का कोई टारगेट होता है, उसका मन लगता है, तो एक थोड़ा-सा रहता है कि चलो भले ही पढ़ने में एवरेज है पर किसी चीज़ में इंटरेस्ट तो है इसे, तो हम उस चीज़ को इसको हेल्प करेंगे। लेकिन अगर उसको कोई इंटरेस्ट, मतलब उसको कोई समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना है, तो फिर कई बार पेरेंट्स को उसके लिए डिसीज़न लेना पड़ता है। तो पेरेंट्स जैसे डिसीज़न लेता है, तो जैसे अगर वो अपनी रेकी वगैरह करता हो तो उस बच्चे के बिहाफ़ पर, क्योंकि आप डिसीज़न किसके लिए ले रहे हैं? बच्चे के लिए ले रहे हैं, तो बच्चे की कैपेसिटी को देखकर डिसीज़न लेना पड़ेगा ना। तो
वो कैपेसिटी आप अपनी रेकी करते समय आप जज कर पाएंगे कि उस बच्चे की कैपेसिटी क्या है। उसे उसको कम से कम पढ़ाई की जैसे बच्चे अब एवरेज बच्चे पढ़ने में बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आपको पता चल पाएगा कि इसको ये सब्जेक्ट पढ़ाते, अब पता चला जो आप सोच रहे हैं उस सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उसकी हीलिंग करके उस सब्जेक्ट के प्रति जो उसकी इंटरेस्ट है उसको जगा सकते हैं ना, उसको अवेयरनेस ला सकते हैं, उसका इंटरेस्ट आने लगेगा और बच्चा पढ़ने लगेगा। तो रेकी इस तरीके से हमें जीवन के हर एस्पेक्ट में बहुत 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 ज़्यादा हमारी मदद करता है। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि दो दोस्त थे जो कि जैसे होता है कि हमने पढ़ाई वढ़ाई कर ली, अब सब अपने अपने जॉब में बिजी हैं, कोई कुछ बन गया, कोई अब कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया। तो अब पहले का टाइम तो मोबाइल का टाइम हुआ नहीं करता था, तो ऐसे ही मार्केट में दो दोस्त अचानक से उनकी नज़र पड़ती है, तो जैसे दोनों दोस्त आपस में मिलते हैं, अरे तू तू यहाँ क्या कर रहा है? तो बोला कि अरे तू यहाँ कैसे? तो बोला मैं तो इस शहर में आ गया हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया था ऐसे। और दूसरा दोस्त बोलता है कि मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ, सेल्समैन हूँ। बोले बहुत खुश होते हैं कि अरे फिर वो पुराने दिन उनको याद आ जाते हैं अपने स्कूल के। तो जो दोस्त जो जॉब करने वाला होता है वो कहता है चल मेरा घर बिल्कुल पास में ही है, तो कहता है चल, तो अपना बैग उठाता है और उसके घर चला जाता है। फिर वो लोग गपशप करते हैं, अपने पुराने दिन को याद करते हैं और पानी, चाय, नाश्ता पानी ऐसे जो मेज़बान दोस्त होता है जिसका वो घर होता है उसकी पत्नी बनाती है और वो लोग खाते पीते हैं। उसके बाद जो उनका दोस्त है वो कहता है कि जो मेज़बान दोस्त है जिसके घर वो आया था, तो अपने सेल्समैन दोस्त से कहता है कि क्या तू बेचता है, ज़रा हमें भी दिखा। तो वो सोफ़े पे बैठता है, तो एक कमरे में आके तो सोफ़े जो है दीवान होता है, बैठता है तो दीवान के एक कॉर्नर पे बिल्ली बैठी होती है, तो उसे देखता है तो उसे वो दिखाने लगता है शैम्पू वगैरह जो सेल करता था, दिखाता है कि देखिए तेरे लिए बहुत अच्छा है, ये बालों में डैंड्रफ अगर हो तो तुरंत दूर कर देता है, 1 से 2 बार ही, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता है उसको। क्रीम दिखाता है, तो जैसे वो उठ के और जैसे सेल्समैन कैसे वो अपना दिखाते हैं तो वो दिखाने लगता है, तो जैसे वो उठता है तो जो बिल्ली होती है वो बोलती है म्याऊँ, म्याऊँ। तो वो ऐसे देखता है उसकी तरफ लेकिन फिर इग्नोर कर देता है। उसके बाद जो उसका मेज़बान दोस्त होता है, जिसके घर वो आया हुआ होता है, वो बोलता है, "अरे! तू तेरी भाभी के लिए कुछ दिखा?" तो बोला, "हाँ, हाँ, बहुत अच्छी क्रीम है, तो सनस्क्रीन लोशन भी है।" तो वो उठ के जैसे ही वो उठता है दिखाने के लिए, तो फिर से बिल्ली बोलती है, "म्याऊँ, म्याऊँ।" तो उसकी तरफ देखता है बिल्ली की तरफ, तो वो अपने दोस्त से कहता है कि, "ये तुझसे क्या बोलने की कोशिश कर रही है, बता तू?" तो बोला, "अरे! कुछ नहीं, तू दिखा।" तो वो अपने दिखाने लगता है कि देखो ये क्रीम बहुत अच्छी है, ये काजल है, लिपस्टिक है ना? कॉस्मेटिक सामान रहता है। फिर उसका जो दोस्त है वो बोलता है, "अच्छा चल तू कुछ बच्चों के लिए दिखा।" तो बच्चों के लिए तो तूने कुछ नहीं दिखाया, मैं तेरे सारे सामान ले लूँगा, है ना? दोस्ती में, प्यार में। तो फिर वो बैठता है और फिर बच्चों के लिए कुछ निकालता है और खड़ा होता है, तो फिर से बिल्ली बोलती है, म्याऊँ, म्याऊँ। तो वो कहता है कि अब तू चाहे सामान ले या ना ले, पर ये बता कि ये तुझसे बोल क्या रही है तब से? तो कहता है, "अरे कुछ नहीं, तू अपना सामान दिखा।" पर वो अड़ जाता है कि नहीं, मुझे बता कि क्या बोल रही है तुझसे? तो वो बोलता है कि ये जहाँ बैठी है ना, वहाँ कील है, तो जब तू उठता है ना तो वो कील उसे चुभता है। तो उसका दोस्त बोलता है, "तो ये यहाँ से उठ क्यों नहीं जाती? उठ के कूद क्यों नहीं जाती?" तो इसी तरह से दोस्तों हमने भी कितने नेगेटिव थॉट्स रखते हैं जो हम कील की तरह हमें चुभते हैं, हम उन थॉट्स को छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दें उसे, मन से छोड़ दें कि मैं छोड़ता हूँ आज इन सारे थॉट्स को जो मुझे ही दुःख दे रहे हैं इतने सालों से या इतने दिनों से या इतने हफ्तों से, ये मुझे ही दुःख दे रहे हैं, मैं इन सब को छोड़ता हूँ। आप सिंबल्स यूज़ करिए और मन के अंदर सोचिए, छोड़ता हूँ आज से मैं इन सारी चीज़ों को। दिल से, दिमाग से, अपने जीवन से बाहर कर देता हूँ जो मुझे दुःख देते हैं। क्योंकि दोस्तों ये चेन होती है, अगर आपका मूड ख़राब होगा, आप व्यवहार गलत करेंगे, कोई सामने वाला 2 बार एक क्वेश्चन पूछ दिया ना, कहाँ जा रहे हैं? जैसे सपोज़ उसने आपसे पूछ दिया और आपने आंसर नहीं दिया, तो उसने दोबारा पूछ दिया, आप उस पे चिल्ला पड़ेंगे। आपने किसी से एक क्वेश्चन 2 बार पूछा, जैसे मान लीजिए आपने कुछ पूछा बच्चों से,
बच्चों से कहा पानी लाओ और बच्चे ने नहीं सुना, या फिर कुछ काम कर रहा है और जैसे होता है ना, हमने अभी सुना हाँ ला रहे हैं और भूल जाते हैं, और दोबारा आप कहेंगे नहीं, दोबारा आप चिल्ला के बोलेंगे, आपका रिश्ता खराब होगा। ये जो आजकल के बच्चे हैं दोस्तों, ये रिवेंज लेने पर उतारू हो जाते हैं। कब? जब वो यंग एज के हो जाते हैं, तब वो कहते हैं अच्छा देखेंगे ना, इनका भी बुढ़ापा आएगा। रिश्ता नहीं खराब करना बच्चों से। दिन बहुत तेजी से बदल रहे हैं, और बच्चे जो हैं उनको तो जरूर रेकी सीखनी चाहिए, ताकि वो सेल्फ हीलिंग भी करें और अपने पेरेंट्स की भी हीलिंग करें। और कई बार वो हॉस्टल में रहते हैं, तो उन्हें कई बार रातों में मैंने सुना है बच्चे कहते हैं कि अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, तो ये हीलिंग कर देंगे, सब आवाज़ें गायब हो जाएंगी। नहीं तो अगर ये एनर्जी अटैक कर दी तो इनको संभालना, इनको हैंडल करना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होता है। और जब हम उन्हें हैंडल कर रहे होते हैं, उसमें बच्चे का बहुत सारा टाइम खराब हो जाता है। कई बार 1 साल निकल जाता है और कई बार 10 साल भी निकल जाते हैं। बच्चे की पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए रेकी को सीखना, इसको जानना, इसको समझना सभी वर्ग के लिए, सभी एज वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको रेकी जो हीलर होते हैं वो आपको अनुभवी ही मिलेंगे, तो अनुभवी हीलर थोड़े से एजेड ही होते हैं, पर हाँ, बच्चे इसे सीख सकते हैं उन्हीं लोगों से, क्योंकि बच्चा भी सीखेगा तो वो भी नया रहेगा, अभी पढ़ाई भी कर रहा है, तो वो अभी इतना दूसरों को सिखाएगा नहीं, धीरे-धीरे उसका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं दोस्तों, वो तो एजेड ही होते हैं, है ना? हमें पता ही है, क्योंकि वो अनुभवी, इसीलिए तो कहा जाता है, तभी तो कहा जाता है कि ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किया है, अनुभव से सफ़ेद हुए हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि रेकी हमारे लिए कितनी ज़्यादा कारगर है। तो ज़रूर आप रेकी सीखने के लिए अग्रसर होइए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेहत के लिए। अपने आप इसे जॉब भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपने मास्टर लेवल कर लिया तो आप सिखा भी सकते हैं। तो ज़रूर इसको धीरे-धीरे सीखते हुए आगे बढ़िए। नमस्कार दोस्तों।